और बहुत ही दुखद खबर आज ये तारीख बहुत मनहूस सुबह लेकर आई है जब उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अजित पवार नहीं रहे। इस खबर को टीवी पर सुनने के बाद उनके परिवार वाले, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं पर कैसा वज्र टूटा होगा इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। रिकॉर्ड बार वो उप मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। उन्होंने उस पवार लेगेसी में अपने दम पर पहचान बनाई थी और जो उनकी कर्मभूमि थी, जिस बारामती में पूरे परिवार खानदान के लिए कर्मभूमि थी, वहां पर आज की मनहूस सुबह जब ये प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई है। आज इस पर विश्वास करना उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज की ये मनहूस सुबह इतनी बुरी खबर लेकर आई है उनके लिए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, साहिल जोशी हमारे सहयोगी और मिलिंद खांडेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मतलब उससे पहले गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। राजनेता थे, आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। ऐसे राजनेता थे जिनकी भरपाई अब करना मुश्किल है। इस मलबे को देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि कल्पना से परे है। ऐसे अनेकों हादसे पहले हुए हैं जिसमें आप कह सकते हैं बड़े बड़े नेताओं की, दिग्गजों की इस तरह से दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन अजित पवार अभी उप मुख्यमंत्री बने थे फिर से। और पूरा परिवार अगर आप देखिए तो चाहे सुनेत्रा पवार हो, चाहे पार्थ पवार उनके बेटे जो इस बार चुनावी मैदान में थे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साहिल जोशी और मिलिंद खांडेकर। साहिल, इस सुबह की कल्पना करना उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं, उनके परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल है। पवार लेगेसी में अपने बल पर अजित पवार ने अपनी पहचान बनाई थी और अजित दा के नाम से जो ये जाने जाते थे, मतलब एक ऐसा पावर इनके पास था जो मतलब शरद पवार की अपनी लेगेसी थी, लेकिन अजित ने अपने दम पर जो कुछ हासिल किया था, आज कल्पना करना मुश्किल है कि ऐसा हादसा हो गया है। अंजना, पूरी तरीके से मतलब सारे पॉलिटिकल डिसीजंस अगर पार्टी में देखें तो शरद पवार ही लिया करते थे, लेकिन अजित पवार जो ग्राउंड का आदमी कहा जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी में, तो वो ग्राउंड के आदमी माने जाते थे। ज्यादातर विधायक उनके पास आते थे, लंबे समय तक का प्रशासनिक अनुभव उनके पास जाता था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव हम कह सकते हैं। लंबे समय तक वो मंत्री रहे, 1999 से लेकर 2014 तक, और उसके बाद में भी हमने देखा कि खास करके वित्त विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने अपने पास रखी थी। और सबसे ज्यादा बार महाराष्ट्र में बजट पेश करने का भी अगर किसी के पास अनुभव है तो वो अजित पवार के पास ही है। सबसे ज्यादा बजट महाराष्ट्र के उन्होंने पेश किए हुए हैं। दूसरी बात यह कि जो एनसीपी जिस तरीके की पार्टी है, उसमें जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले नेताओं को साथ में रखना, ये जिम्मेदारी अजित पवार पर ज्यादातर थी। चुनाव में खास करके कैंडिडेट्स का चयन करना, पार्टी का कैंपेन उस तरीके से प्लान करना शरद पवार के पास है, क्योंकि शरद पवार तो 99 के बाद 1992 के बाद ही गए हैं एक तरीके से। ज्यादातर नहीं आई है, हम आपको रोक कर ये तस्वीरें साहिल दिखाना चाहते हैं। ये घटना स्थल की तस्वीरें हैं, रोते बिलखते समर्थक और चाहने वाले। मतलब कैसे कोई कल्पना कर सकता था कि आज की सुबह ऐसी खबर लेकर आएगी। ये जो विमान हादसा हुआ है, मलबे की तस्वीर है, लेकिन उससे पहले की भी कुछ तस्वीरें आ रही हैं जब वहां पर अब देखिए राहत कार्य के लिए जब लोग पहुंचे, वहां पर मुझे लगता है पुलिस की टीमें पहुंची हैं और जो राहत ऑपरेशंस करने वाले लोग हैं, आसपास के गाँव से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। बारामती जो कर्म भूमि थी, जो पूरा इलाका जहां पर अजित पवार को मतलब घर घर का एक आप समझ सकते हैं कि घर घर में उनकी लोकप्रियता थी, घर घर में उनकी पहचान थी, घर घर में उनकी पहुंच थी। इस इलाके में चुनाव कवर करने का हम सबको अनेकों बार मौका मिला है। ये जो पूरा इलाका है, ये शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, इस पूरे परिवार के लिए एक ऐसा जिसको कहते हैं कि गढ़ रहा है, जहां पर हर परिवार से उनका नाता रहा है लोगों की मदद के लिए। और मतलब आप गली चौराहे जाइए, हमेशा चर्चा पवार पॉलिटिक्स पर होती है वहां पर। और आज जब सिसकियों की आवाज इस वीडियो के साथ आ रही है तो वो दिल को चीर जाती है, कम से कम उन समर्थकों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने करीब से देखा है। मिलिंद, आप किस तरह से बताएंगे, क्योंकि मिलिंद आज जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, मतलब अभी तो ये सिसकियों की जो आवाज पीछे आ रही है क्रैश लैंडिंग के साथ, मतलब बहुत दुखद दिन है।
नहीं अंजना, बिल्कुल जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे लिए बहुत मुझे हिला देने वाली खबर थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अजीत पवार की राजनीति में बहुत संभावनाएं बाकी थी। वो हमेशा डिप्टी सीएम बनकर ही रह गए। उनके मुख्यमंत्री बनने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी ये सोचते थे कि कभी ऐसा वक्त आएगा, कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पिछले 25 सालों में उनको जब भी मिला वो डिप्टी सीएम का पद ही उनके खाते में आया। और शरद पवार की अगर कोई राजनीतिक लेगेसी किसी को मिलनी चाहिए या मिली थी महाराष्ट्र में खास तौर पे, तो वो अजीत पवार को मिली थी। हम्म। फाइनली जब 2022 में जाके उन्होंने वो शरद पवार से अपना को अलग किया, अपना नाता तोड़ा, अपनी पार्टी को अलग किया और उनसे असहमति करते हुए वो एनडीए में चले गए। लेकिन शरद पवार का, जैसे साहिल बता रहे थे, कि अगर पिछले 25 सालों से पार्टी अगर शरद पवार की कोई चला रहे थे, अगर डे टू डे फंक्शनिंग कुछ करते थे तो वो अजीत पवार ही करते थे। विधायकों से बात करना, उनकी समस्या सुनना। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे लगता है कि उनको भी लगता था कि कभी उनका नंबर आएगा, कभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब वो दिन कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन साहिल, ऐसी घड़ी पर बहुत सारी बातें याद आती हैं जब जब आपका इंटरेक्शन हुआ हो उनसे, परिवार वालों से। एक बार मुझे याद है, मैं सुनेत्रा पवार जब कैंपेनिंग कर रही थी, उनको कवर कर रही थी, उस दौरान उनका जो पूरा कॉन्वर्सेशन था अपने पति के साथ। और इधर आप हाल में जो हम लोग सुप्रिया सुले को इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे पूछा था साहिल कि इस दिवाली पर तो आपका पूरा परिवार एक साथ आया था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो बिटरनेस आया उसकी वजह से दिवाली भी एक साथ पूरा परिवार नहीं मना रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम लोग एक साथ लड़े। और अभी जो म्यूनिसिपल चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें भी कई जगहों पर, पिंपरी चिंचवाड़ से लेकर कई जगहों पर वो साथ लड़े। तो कम से कम इस दुखद दिन के पहले परिवार के नजरिए से देखें तो काफी जो वापस जिसको कहते हैं ना जेल्ड इनटू ईच अदर वाली सिचुएशन थी। और ये शायद शांति की बात उनकी आत्मा के लिए। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2 महीने में पॉलिटिकल सिचुएशंस महाराष्ट्र में इस तरीके से स्थिति हुई। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हिंदी में उनका मैंने इंटरव्यू किया था अभी, मेरे ख्याल से उनका ये आखिरी इंटरव्यू होगा, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव थे और महज 15 दिन पहले ये इंटरव्यू किया गया था। और हमारा मराठी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मुंबई तक पे एक लंबा 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू किया था, जिसपे वो बहुत सारी पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज के बारे में वहां उस पर उन्होंने बात की हुई है। और हिंदी के इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हाँ, फिलहाल तो हम लोग पॉलिटिकली साथ में आए हुए हैं, आगे की बातें अभी तक हमने की नहीं है। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने साफ कही थी कि कई विधायक मेरे पास आते हैं एनसीपी एसपी के भी, और कहते हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब हमें साथ में आ जाना चाहिए। और अभी भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, क्योंकि सुनेत्रा पवार अजीत पवार की पत्नी राज्यसभा की सांसद है, पार्थ पवार उनके जो बेटे वो दिल्ली में हैं, और तीनों साथ में इस वक्त पूना की तरफ निकल चुके हैं। और तीनों ने साथ में मिलकर वो आसपास ही रहते हैं। सुप्रिया सुले 6 जनपद पर शरद पवार के घर में रहती है, उसके बिल्कुल अपोजिट सुनेत्रा पवार का मकान है, और वहीं पर पार्थ पवार भी रह रहे थे। तो वो तीनों साथ में पुणे की तरफ निकल चुके हैं। तो एक बात साफ थी कि अब दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं साथ में आना होगा। किस तरीके से वो साथ में आएंगे वो अभी तक बातचीत चल रही थी, लेकिन जो एक पॉलिटिकल राइवलरी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इस तरीके की बातें की जा रही थी। और जैसे मिलिंद कह रहे थे कि अभी भी पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज अजीत पवार के लिए बनी हुई थी। 2029 में क्या स्थिति पैदा होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार जिस तरीके से स्थिति बदलती है, अजीत पवार भी उसका जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव हुए हैं उसका असर बुरी तरीके से चुनाव पर पड़ रहा है। जिस तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो या बाकी सारी चीजें, वो खुद उसके बारे में बात कर रहे थे। हालांकि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर आज की स्थिति में महाराष्ट्र में अजीत पवार रहे हैं। पिछले 5-6 साल में खास करके अगर हम देखें तो अजीत पवार के इर्द गिर्द काफी सारे सवाल उठते रहे हैं, वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे उसके बिना पर।